तो आज हम बिजनेस फाइनेंस की दुनिया में जरा गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास ACC 501 के कुछ लेक्चर नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ तारीफें ना दोहराएं, बल्कि समझें कि इन बुनियादी चीजों के पीछे असल कहानी क्या है। जी बिल्कुल। यानी असासों की कद्र कैसे बनती है, कंपनियां कैसे फैसला करती हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, और इन सब के लिए फंडिंग की कीमत क्या होती है। बिल्कुल। मकसद सिर्फ क्या जानना नहीं बल्कि क्यों समझना है। हम देखेंगे कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स जैसी चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा कैसे लगता है, फिर खतरा और मुनाफे का क्या ताल्लुक है। इसके बाद देखेंगे कि सरमायाकारी के फैसले कैसे होते हैं, NPV, IRR वगैरह, और आखिर में सरमाए की मजमूई लागत यानी WACC पर बात करेंगे। बेहतरीन। तो आइए कदर पैमाई यानी वैल्यूएशन से शुरू करते हैं। बॉन्ड से, ये तो बुनियादी तौर पर कर्जी है ना, जो कंपनी या हुकूमत लेती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कर्ज लेने का एक तरीका है। नोट्स में सरकारी बॉन्ड्स का जिक्र है, जो उमूमन महफूज समझे जाते हैं। टैक्स के फायदे भी होते हैं। अच्छा। लेकिन एक दिलचस्प किस्म है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जैसा नाम से जाहिर है, इन पर कोई बाकायदा सूद यानी कूपन नहीं मिलता। तो फिर फायदा कैसे होता है। फायदा ऐसे कि ये बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से काफी कम कीमत पर बेचे जाते हैं, डिस्काउंट पर। मिसाल के तौर पर $1000 का बॉन्ड शायद $500-600 में मिले। अच्छा। मैच्योरिटी पर आपको पूरे $1000 वापस मिलते हैं। तो ये जो फर्क है कीमत खरीद और फेस वैल्यू का, यही आपका मुनाफा है। यानी वो डिस्काउंट ही सूद है। नोट्स में एक मिसाल भी है। $1000 फेस वैल्यू, 5 साला जीरो कूपन बॉन्ड $497 में बिका, मतलब $503 का मुनाफा 5 साल में। ये भी दिलचस्प है कि नोट्स कहते हैं कि कंपनी जो बॉन्ड जारी कर रही है वो हर साल टैक्स के लिए सूद का खर्चा दिखा सकती है, भले अदायगी बाद में हो। जी, ये अकाउंटिंग का तरीक़ेकार है। सरमायाकार के लिए अहम चीज़ है यील्ड, यानी मजमूई सालाना शराय मुनाफा जो उसे मिल रहा है। और एक बहुत अहम ताल्लुक है बॉन्ड की कीमत और मार्केट में सूद की शरह का। अच्छा, वो कैसे। ये उल्टा ताल्लुक है। सोचें, आपके पास एक पुराना बॉन्ड है जो 5% दे रहा है। अब मार्केट में नए बॉन्ड्स 7% देने लगें, तो आपका पुराना 5% वाला बॉन्ड कौन खरीदेगा? कोई नहीं, या कम कीमत पर। बिल्कुल। उसकी कीमत इतनी गिर जाएगी कि नए खरीदार को भी तकरीबन 7% यील्ड मिले। तो जब मार्केट में शरह सूद बढ़ती है, पुराने बॉन्ड्स की कीमतें गिरती हैं, और अगर शरह सूद कम हो तो पुराने बॉन्ड ज्यादा पुरकशिश हो जाते हैं और उनकी कीमत बढ़ जाती है। ये तो समझ आ गई। नोट्स में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का भी जिक्र है, जिनका कूपन रेट बदलता रहता है। उनमें पुट प्रोविजन या कॉलर्स जैसी चीजें भी होती हैं। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। हाँ, बॉन्ड्स में काफ़ी वैरायटी है, लेकिन बुनियादी उसूल वही रहता है। किसी भी बॉन्ड की आज की कीमत क्या है? वो है मुस्तकबिल में उससे मिलने वाले तमाम कैश फ्लो, यानी कूपन्स, और आखिर में फेस वैल्यू, उन सब की मौजूदा कद्र या प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा। और ये वैल्यू निकालने के लिए हम मुस्तकबिल के कैश फ्लो को एक मुनासिब शरह से डिस्काउंट करते हैं। ये शरह मार्केट की मतलूबा शरह मुनाफा होती है। ठीक है, बॉन्ड्स तो हो गए। अब स्टॉक्स की तरफ आते हैं। नोट्स कहते हैं कि स्टॉक्स की कदर का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्या इसलिए कि आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, सिर्फ कर्ज नहीं दे रहे। बिल्कुल। मुल्कियत के साथ आती है गैर यकीनी सूरत हाल। दो बड़ी वजूहात हैं स्टॉक वैल्यूएशन की पेचीदगी की। पहली, मुस्तकबिल के कैश फ्लो गैर यकीनी है। बॉन्ड में तो पता है कब कितना कूपन मिलेगा, कब पैसे वापस आएंगे। जी। स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन कंपनी कितना देगी, देगी भी या नहीं, ये सब कंपनी के मुनाफे, उसके मंसूबों, मैनेजमेंट की पॉलिसी पे मुनहसर है। ये बहुत गैर यकीनी है। और दूसरी वजह। दूसरी वजह है स्टॉक की लामहदूद जिंदगी। बॉन्ड्स की एक मियाद होती है। हाँ, मैच्योरिटी डेट। जी। स्टॉक्स तो जब तक कंपनी है तब तक हैं। तो नजरियाती तौर पे आपको लामुतनाई मुद्दत तक के डिविडेंड्स की आज की वैल्यू निकालनी है, जो खुद एक चैलेंज है। तो फिर अंदाजा कैसे लगाते हैं? बुनियादी आइडिया तो यही लगता है कि स्टॉक की कीमत मुस्तकबिल के तमाम डिविडेंड्स की आज की कीमत है। नोट्स में एक फॉर्मूला भी दिया है, P0 बराबर है D1 + P1 बटे 1 + R। जी, यानी आज की कीमत P0 बराबर है अगले साल के डिविडेंड D1 और अगले साल की मुतवक्का कीमत P1 की मजमूई रकम को मतलूबा शरह मुनाफा R से डिस्काउंट करके।
लेकिन ये तो बस बात को 1 साल आगे ले गया ना। अब P1 कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, ये सिर्फ तसव्वुर समझाने के लिए है। अमली तौर पे हम ऐसे मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तकबिल के तमाम डिविडेंड्स को शामिल करने की कोशिश करते हैं। नोट्स में दो बुनियादी मॉडल्स हैं। पहला है ज़ीरो ग्रोथ मॉडल। यानी कोई इजाफा नहीं? जी, ये उन कंपनियों के लिए है जिनसे उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में हमेशा एक जैसा ही डिविडेंड देंगी। ये एक तरह की परपेचुइटी है, लामत नहाई, यकसा अदायगी। फार्मूला बहुत सादा है। P0 बराबर है DR, कीमत बराबर है मुस्तकिल डिविडेंड D तकसीम बजरिया मतलूबा शरह मुनाफा R। नोट्स की मिसाल है, डिविडेंड $10, R पे 20%, तो कीमत $50। $10 तकसीम बजरिया 0.20। ये तो वाकई सादा है। लेकिन कितनी कंपनियां हमेशा एक जैसा डिविडेंड देती हैं? ज्यादातर तो कोशिश करती हैं कि बढ़ाएं। बिल्कुल, और यही हमें दूसरे मॉडल की तरफ लाता है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये फर्ज करता है कि डिविडेंड हर साल एक मुस्तकिल शरह G से बढ़ेगा। अच्छा। इसका फॉर्मूला है P0 बराबर है D1 RG। यहाँ D1 अगले साल का मुतवक्का डिविडेंड है, R मतलूबा शरह मुनाफा और G वो मुस्तकिल शरह नमू है। इसकी भी मिसाल है? अगर D0 यानी मौजूदा डिविडेंड $2.30, R 13% और G 5% है, तो पहले D1 निकाला। $2.30 ज़रब 1 प्लस 0.05 बराबर $2.415। फिर कीमत P0 बराबर है $2.415 तकसीम बजरिया 0.13 0.05, यानी 2.415 तकसीम बजरिया 0.08। जो तकरीबन $30.19 बनता है। नोट्स में $30.67 है। शायद D1 की वैल्यू थोड़ी मुख्तलिफ हो या राउंडिंग का फर्क हो। जी, हिसाब तकरीबन यही है। अच्छा, इस मॉडल में ये भी फर्ज किया जाता है कि स्टॉक की कीमत खुद भी G की शरह से ही बढ़ेगी? जी हाँ, ये इस मॉडल का एक अहम नतीजा है। और ये भी जरूरी है कि R हमेशा G से बड़ा हो। अगर ग्रोथ रेट मतलूबा रिटर्न से ज्यादा हो गया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कीमत लामहदूद हो जाएगी। सही। ये मॉडल्स खास तौर पे कांस्टेंट ग्रोथ वाला स्टॉक वैल्यूएशन की बुनियाद है। असल बात समझने की यह है कि कीमत कितनी ज्यादा इन्हिसार करती है मुस्तकबिल की ग्रोथ के बारे में तवक्कुआत पर। जी में जरा सी तब्दीली कीमत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हिसाब नहीं, इसमें मार्केट की नफ्सियात भी शामिल है। यकीनन। अच्छा, तो कदर पैमाई के लिए हमें ये आर यानी मतलूबा शरह मुनाफा चाहिए। ये आर कहाँ से आता है और सरमायाकार अपना मुनाफा मापते कैसे हैं? डॉलर मुनाफा बमुकाबला फीसदी मुनाफा का जिक्र है नोट्स में। हाँ, डॉलर मुनाफा तो सीधा है, कितना डिविडेंड मिला, जमा कीमत में कितना इजाफा हुआ। लेकिन मुवाजने के लिए फीसदी मुनाफा ज्यादा कारआमद है। उसके दो हिस्से होते हैं। एक है डिविडेंड यील्ड, यानी इब्तिदाई सरमायाकारी पर कितनी फीसद डिविडेंड मिला। ठीक है। और दूसरा है कैपिटल गेन्स यील्ड, यानी कीमत में कितना फीसद इजाफा हुआ। कुल फीसदी मुनाफा इन दोनों का मजमुआ है। जैसे वो मिसाल थी, $25 का स्टॉक लिया, साल बाद $35 का हुआ और $2 डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड यील्ड हुई 8%, $2 डिवाइडेड बाय $25, और कैपिटल गेन्स यील्ड हुई 40%, $35 माइनस $25 डिवाइडेड बाय $25 इक्वल्स 40%, कुल मुनाफा 48%। वाह। जी, ये एक अच्छी मिसाल है। अब सवाल ये है कि ये 48% तो मिल गया, लेकिन क्या ये यकीनी था? क्या इसमें कोई खतरा, कोई रिस्क नहीं था? यकीनन था। फाइनेंस में रिस्क का मतलब है मुनाफे में गैर यकीनी सूरत हाल या उतार चढ़ाव, वेरिएबिलिटी। हम इसे आदाद-ओ-शुमार में वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से नापते हैं। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, उतना ज्यादा रिस्क। और नोट्स में दो किस्म के रिस्क बताए गए हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। इनमें क्या फर्क है? ये समझना जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो है जो किसी एक कंपनी या इंडस्ट्री से खास हो। मतलब किसी कंपनी में हड़ताल हो गई या कोई प्रोडक्ट नाकाम हो गई। इसे स्पेसिफिक रिस्क या डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। डाइवर्सिफाइबल यानी इसे कम किया जा सकता है? जी। दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक रिस्क। ये पूरी मार्केट या मईशत को मुतासर करता है, जैसे शरह सूद में बड़ी तब्दीली, महंगाई, कोई आलमी बहरान। इसे मार्केट रिस्क या नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं। अच्छा,
तो अनसिस्टमैटिक को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? नोट्स में डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र है, क्या मतलब है इसका? डाइवर्सिफिकेशन का सादा मतलब है सारे अंडे एक टोकरी में ना रखो। जब आप बहुत से मुख्तलिफ स्टॉक्स में, मुख्तलिफ कंपनियों, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करते हैं, तो किसी एक कंपनी की बुरी कारकर्दगी का असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर कम हो जाता है। अच्छा। एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह का फायदा उसे कुछ हद तक बैलेंस कर सकता है। नोट्स में शायद एक टेबल भी हो जो दिखाता है कि जैसे जैसे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की तादाद बढ़ती है, कुल खतरा, स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन से अनसिस्टमैटिक रिस्क तकरीबन खत्म हो जाता है? जी, नजरियाती तौर पर यह काफी हद तक कम हो जाता है। तो फिर सरमायाकार को असल में किस खतरे का सामना है? बुनियादी तौर पर सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क का। वो खतरा जो पूरी मार्केट पर असर करता है। इससे आप सिर्फ मुख्तलिफ स्टॉक्स खरीद कर नहीं बच सकते। मईशत गिरेगी तो ज्यादातर स्टॉक्स गिरेंगे। सही। ये तो बड़ी अहम बात हुई। यानी मार्केट सिर्फ उसी रिस्क का मुआवजा देगी जिसे आप खत्म नहीं कर सकते। तो कंपनियां इन तस्वुरात को अपने बड़े फैसलों में कैसे इस्तेमाल करती हैं? कैपिटल बजटिंग का जिक्र है नोट्स में। कैपिटल बजटिंग का मतलब है बड़े तवील मुद्दती मंसूबों का जायजा लेना, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नई मशीनरी खरीदना, फैसला करना कि कौन से मंसूबे किए जाएं। इसके लिए सबसे अहम टूल है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये कैसे काम करती है? इसका आइडिया बहुत जबरदस्त है। आप अंदाजा लगाते हैं कि एक मंसूबे से मुस्तकबिल में कितना कैश आएगा और कितना जाएगा। फिर उन तमाम मुस्तकबिल के कैश फ्लोज की आज की कीमत, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एक मुनासिब डिस्काउंट रेट आर इस्तेमाल करके। वही आर जो रिस्क पर मबनी है? जी, जो इस मंसूबे के रिस्क की अक्कासी करता हो। फिर इस कल प्रेजेंट वैल्यू में से मंसूबे की आज की इब्तिदाई लागत को माइनस कर देते हैं। जो बचता है वो एनपीवी है। और फैसला कैसे होता है? नोट्स में फर्टिलाइजर बिजनेस की मिसाल है। एनपीवी मनफी $2,422 निकला तो मुस्तरद कर दिया। तो असूल ये है कि मुस्बत हो तो कबूल, मनफी हो तो मुस्तरद। बिल्कुल। अगर एनपीवी मुस्बत है मतलब मंसूबा अपनी लागत से ज्यादा कीमत पैदा कर रहा है, कंपनी की वैल्यू बढ़ाएगा। अगर मनफी है तो वैल्यू कम करेगा। सिफर है तो बस लागत पूरी कर रहा है। तो असूल सीधा है, सिर्फ मुस्बत एनपीवी वाले मंसूबे कबूल करें। एनपीवी के अलावा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर का भी जिक्र है। ये क्या है? आईआरआर भी एक मकबूल तकनीक है। ये वो डिस्काउंट रेट है जिस पर मंसूबे का एनपीवी सिफर हो जाता है। आप इसे मंसूबे की अपनी अंदरूनी शरह मुनाफा समझ सकते हैं। अच्छा, फैसला करने का असूल ये है, अगर ये आईआरआर आपकी मतलूबा शरह मुनाफा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या हर्डल रेट से ज्यादा है तो मंसूबा कबूल कर लें। तो अगर आईआरआर मतलूबा शरह से ज्यादा है तो एनपीवी भी मुस्बत ही होगा। क्या ये हमेशा एक ही नतीजा नहीं देते? अक्सर सादा मंसूबों में एक ही नतीजा देते हैं, लेकिन आईआरआर के साथ कुछ मसाइल हो सकते हैं। एक तो अगर कैश फ्लो गैर रिवायती हो, मसलन शुरू में पैसा लगाया फिर बीच में भी लगाना पड़ा, तो एक से ज्यादा आईआरआर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर फैसला मुश्किल हो जाता है। दूसरा मसला तब आता है जब आपको दो मुतबादिल मंसूबों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में से एक चुनना हो। हो सकता है एक का आईआरआर ज्यादा हो लेकिन दूसरे का एनपीवी ज्यादा हो। चूंकि एनपीवी बराह रास्त बताता है कि कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, इसलिए माहिरीन आमतौर पर एनपीवी को तरजीह देते हैं। ये ज्यादा काबिल एतमाद है। ये वाजे हो गया। तो एनपीवी के लिए हमें एक मुनासिब डिस्काउंट रेट चाहिए। अब आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। ये डिस्काउंट रेट आर कंपनी कहां से लाती है? नोट्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल और खास तौर पर WACC का जिक्र है। बिल्कुल। कंपनी जब सरमाया लगाती है तो पैसा या तो कर्ज से आता है या मालिकान इक्विटी से। इन दोनों जराए की कीमत है। कर्ज देने वाले सूद मांगते हैं, शेयर होल्डर्स मुनाफा चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम अज कम शरह मुनाफा है जो कंपनी को कमाना है ताकि वो अपने तमाम सरमायाकारों को मुतमईन रख सके। और इसे मापने का तरीका है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी, वेटेड एवरेज यानी औसत निकालना है वजन के साथ। किन चीजों का औसत और क्या वजन? औसत निकालते हैं सरमाए के मुख्तलिफ जराए की लागत का। बुनियादी तौर पर दो बड़े जराए हैं, इक्विटी और डेट। औसत निकालते हैं सरमाए के मुख्तलिफ जराए की लागत का।
बुनियादी तौर पर दो बड़े जराए हैं। पहला इक्विटी की लागत, जिसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं, और RE से निकालते हैं। ये वो रिटर्न है जो शेयर होल्डर्स मांगते हैं। इसे हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल RE = D1 P0 + G या CAPM से निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा कर्ज की लागत, कॉस्ट ऑफ डेट RD। ये वो शरह सूद है जो कंपनी को नया कर्ज लेने पर देनी पड़ेगी, लेकिन अहम बात, सूद टैक्स में कटौती के काबिल होता है। अच्छा, हाँ। तो कंपनी की असल लागत टैक्स के बाद कम हो जाती है। हम इस्तेमाल करते हैं RD ज़र्ब 1 - TC, जहां TC टैक्स रेट है। तो इक्विटी की लागत और टैक्स के बाद कर्ज की लागत, और अगर प्रेफर्ड स्टॉक भी हो तो? हाँ, तो उसकी लागत RP = DP0 भी शामिल हो जाएगी। अब इन सब लागतों का वेटेड एवरेज लेना है। वजन क्या होंगे? हर जरिए की मार्केट वैल्यू का कुल सरमाए की मार्केट वैल्यू में तनासुब। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं? नोट्स में इस पर जोर दिया गया है। ये बहुत अहम है। हमें मार्केट वैल्यूज लेनी चाहिए क्योंकि वैक मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए है और मार्केट वैल्यू आज की हकीकत और तवक्कुआत दिखाती है। बुक वैल्यू माजी है। नोट्स में EMN कॉरपोरेशन की मिसाल है, जहां बुक वैल्यू से वैक 7.53% निकला, मार्केट वैल्यू से 9.06%। बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या बना? सिर्फ डेट और इक्विटी के लिए। सिर्फ डेट और इक्विटी के लिए WACC = EV ज़रबे RE प्लस DV ज़रबे RD ज़रबे 1 - TC। सिर्फ डेट और इक्विटी के लिए। यहाँ E इक्विटी की मार्केट वैल्यू, D डेट की मार्केट वैल्यू, V कुल मार्केट वैल्यू, V = E + D। EV इक्विटी का वजन, DV डेट का वजन। नोट्स में मिसाल है, टारगेट DE रेशियो 1:3 है, यानी डेट 1, इक्विटी 3, कुल 4। तो डेट का वजन 1/4 0.25, इक्विटी का 3/4 0.75। जी। अगर RE 20%, RD 10% और टैक्स रेट 34% है तो? जी, अगर RE 20%, RD 10% और टैक्स रेट 34% है तो WACC = 0.75 ज़र्ब 20% प्लस 0.25 ज़र्ब 10% ज़र्ब 1 - 0.34। जी। अगर RE 20%, RD 10% और टैक्स रेट 34% है तो WACC = 15% प्लस 0.025 ज़र्ब 0.66। जी। अगर RE 20%, RD 10% और टैक्स रेट 34% है तो WACC = 15% प्लस 1.65%। ये हुआ 16.65%। तो ये 16.65% वो कम से कम शराय मुनाफा है जो इस कंपनी को अपने औसत रिस्क वाले नए मंसूबों पर कमाना चाहिए, ताकि वो सबको खुश रख सके। और यही वो आर है जो NPV में इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, वैक कंपनी के लिए एक तरह का हर्डल रेट है। अगर कोई औसत रिस्क वाला मंसूबा उससे कम कमा रहा है तो वो वैल्यू कम कर रहा है। इसे NPV में डिस्काउंट रेट के तौर पर इस्तेमाल करना आम है, बशर्ते कि मंसूबे का रिस्क कंपनी के मजमूई रिस्क जैसा हो। अगर रिस्क मुख्तलिफ हो तो वैक को एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये सब तो बहुत अच्छी तरह जुड़ गया। तो खुलासा करें तो किसी भी असासे की कद्र का ताल्लुक मुस्तकबिल के कैश फ्लो और उसके रिस्क से है। जी, हम मुस्तकबिल के कैश फ्लो को रिस्क के मुताबिक एडजस्ट की गई शरह मुनाफा R से डिस्काउंट करके आज की कद्र निकालते हैं। ये R सिस्टमैटिक रिस्क से तय होता है। बिल्कुल। कंपनियां सरमायाकारी के फैसले NPV जैसे टूल्स से करती हैं, जो बताता है कि मंसूबा वैल्यू ऐड करेगा या नहीं। और उस NPV के लिए डिस्काउंट रेट अक्सर कंपनी का वैक होता है, जो खुद कर्ज और इक्विटी की मार्केट वैल्यू पर मबनी लागतों का वेटेड एवरेज है। बेहतरीन खुलासा। आपने सारे अहम नुकात जोड़ दिए। ये तस्वुरात बिजनेस फाइनेंस के फैसलों के लिए एक मंतकी फ्रेमवर्क देते हैं। इस सारी गुफ्तगू के बाद आपके जहन में कोई हतमी ख्याल आ रहा है? कोई ऐसी बात जो इन मॉडल से भी आगे जाती हो? एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये तमाम मॉडल्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हो, NPV, WACC, बहुत खूबसूरत और मंतकी हैं। ये हमें एक साख्त देते हैं, एक तरीकाकार। हम उनमें नंबर डालते हैं और एक जवाब निकाल लेते हैं। जी, एक कतई जवाब। हाँ, WACC 9.06% है, NPV मुस्बत है।
लेकिन इन सब की बुनियाद मुस्तकबिल के बारे में अंदाजों पर है। कैश फ्लो का अंदाजा, ग्रोथ का अंदाजा, रिस्क का अंदाजा। असल चैलेंज उन अंदाजों का दुरुस्त होना है। सही। और फिर सोचें, क्या हो अगर कोई बिल्कुल गैर मुतवक्का वाक़या पेश आ जाए? कोई आलमी वबा, कोई जंग, कोई ऐसी तकनीकी तब्दीली जो पूरी सनत को बदल दे? हमारे ये नफीस मॉडल्स इस किस्म की गहरी गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने में कितने कारआमद हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये मॉडल्स बेहतरीन रहनुमाई तो हैं, लेकिन शायद हतमी सच्चाई नहीं। फैसले में इंसानी फहमो फरासत और बदलते हालात को समझने की सलाहियत वो हमेशा किलीदी रहेगी। बहुत गहरी और अहम बात कही आपने। ये मॉडल्स नक्शे की तरह हैं, लेकिन असल सफ़र में गैर मुतवक्कित तूफान भी आ सकते हैं। इस ज़बरदस्त गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।